हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन के ऊपर। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जिसमें हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि सेल की फेजेस कौन कौन सी है। मुख्यतः दो फेजेस है, इंटरफेस एंड एम फेज। फिर इनके अंदर फिर इनकी सब फेजेस है। जैसे इंटरफेस, इंटरफेस को हमने वह अवस्था बोली थी जिसमें कि सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करती हैं, सेल डिवाइड होने के लिए तैयारियां करती है। कौन सी अवस्था में? इंटरफेज अवस्था में। अब इस इंटरफेज अवस्था में भी हमने इसकी तीन सब प्रावस्था देखी थी। कौन कौन सी? G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या देखा था कि G1 फेज में सेल अपने सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स या बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स की संख्या बढ़ाती हैं, लेकिन डीएनए की मात्रा दुगनी यहां पर नहीं होती है। देन इसके बाद सेल इंटर कर जाती है एस फेज में, जहां पर यह अपने डीएनए की मात्रा को दुगनी कर लेती हैं, लेकिन क्रोमोसोम संख्या दुगनी नहीं होती है या बढ़ती नहीं है। प्लॉइडी नंबर सेम रहता है। अगर सेल एन है, क्रोमोसोम संख्या उसमें एन है, तो आफ्टर डिवीजन उसमें एन ही रहेगी। मतलब आफ्टर एस फेज उसमें संख्या उसमें सेम रहेगी जितनी उसमें जीवन में थी। कहने का अर्थ है कि अगर जीवन में कोशिका जो है 2n थी, तो एस फेज से निकलने के बाद जब वो G2 में जाएगी तब भी उसमें क्रोमोसोम संख्या 2n ही रहेगी। अगर वह n थी तो उसमें G2 में पहुंचने के बाद उसमें क्रोमोसोम संख्या n ही रहेगी, और 2n है तो 2n ही रहेगी। आफ्टर देन जब डिवाइडेशन होएगा सेल का, देन उसके बाद उसमें डिपेंड करता है कि वह माइटोसिस है या मियोसिस है। माइटोसिस है तो सेन 2n ही रहेगी, क्योंकि इसमें माइटोसिस में प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं होता क्रोमोसोम का। और अगर वह अर्धसूत्री विभाजन है तो फिर वह 2n से n हो जाएगी। तो ये तो हम आगे वाली आने वाली स्लाइडों में, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस जो स्टार्ट करने वाले हैं आज माइटोसिस, उसमें देखेंगे। तो हम अभी फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं लास्ट लेक्चर का कि हमने क्या देखा था। तो हम बात कर चुके हैं G1 फेज देखी थी, एस फेज देखी थी और G2 फेज देखी थी। देन उसके बाद G2 फेज के एंड तक अब सेल कंप्लीटली तैयार हैं। किसके लिए? डिवाइडेशन के लिए। अब उसका कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होएगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस मतलब उसके साइटोप्लाज्म का विभाजन। तो एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज बोला था, वहां पर इंटर करने के बाद सेल डिवाइड कर जाती हैं, और इसी एम फेज को आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के रूप में, देन पढ़ेंगे मियोसिस के रूप में। जब माइटोसिस कंप्लीट होएगा, सेल में कैरियोकाइनेसिस डन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस डन हो जाएगा, तो सेल डिवाइड होकर दो हो जाएगी। माइटोसिस में कि एक सेल चली कहां से? G1 से, उसने तैयारियां की डिवाइडेशन के लिए और एम फेज में इंटर की और डिवाइड होकर दो सेल बन गई। अगर वह डिप्लॉइड सेल थी, 2n सेल थी, तो यहां पर रिजल्ट में जो डॉटर सेल बनेगी वह भी 2n बनेगी। आफ्टर देन डिसाइड होता है कि सेल को आगे फर्दर डिवाइड होना है कि नहीं। अगर उसको डिवाइड होना है तो फिर वह डिवाइड होगी और ऐसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती जाएगी, जरूरत के अनुसार डिवाइड होती रहेगी। लेकिन अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है, जैसे कि हार्ट सेल, नर्व सेल, अगर एक बार नर्व सेल बन गई, हार्ट पूरा डेवलप्ड हो चुका है एम्ब्रियो के अंदर, अब बन चुका है वो पूरा कंप्लीटली, तो उसकी सेल फिर G0 अवस्था में चली जाती है। मतलब खुद को जीवन से अलग करके एक क्यूशेंट स्टेज में चली जाती है, जिसको G0 या G0 अवस्था बोलते हैं। उसके बाद वह फर्दर डेवलपमेंट नहीं शो करती है। ठीक है, तो ये बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज वाले इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तो देखते हैं हम माइटोसिस। उससे पहले इसका एक और अमाइटोसिस टाइप भी पाया जाता है, तो ये हम देखेंगे। अमाइटोसिस की केवल यहां पर एक स्लाइड है, तो अमाइटोसिस की बात कर लेते हैं हम माइटोसिस से पहले। अमाइटोसिस, देन उसके बाद देखेंगे माइटोसिस, और थर्ड नंबर पे देखेंगे मियोसिस। ठीक है, तो अमाइटोसिस की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिवीजन है ये, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रीमेक। 1855 में साइंटिस्ट रॉबर्ट रीमेक के द्वारा यह डिस्कवर्ड किया गया था। कौन सा डिवीजन? अमाइटोसिस। अमाइटोसिस से क्या मतलब है? इसका मीनिंग है, अमाइटोसिस का मतलब है इज नॉट एनी माइटोसिस। मतलब यहां पर कोई माइटोसिस नहीं। माइटोसिस जो है वह हम कंसीडर करते हैं एक नॉर्मल डिवीजन। जो एम फेज है उसका नेम भी हमने माइटोटिक फेज रखा है, क्योंकि हम इसको एक नॉर्मल डिवीजन कंसीडर करते हैं।
तो इसमें अमाइटोसिस का मतलब है इज नॉट एनी माइटोसिस, यह माइटोसिस का पैटर्न शो नहीं करती है। फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स विदाउट माइटोसिस पैटर्न, विदाउट माइटोसिस पैटर्न के ही यहाँ पर दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, माइटोसिस पैटर्न यहाँ पर शो नहीं होता है, इसीलिए हम इसको अमाइटोसिस बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन, एकदम डायरेक्ट डिवीजन होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है इसमें, इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है, ये जल्दी से डिवाइड कर जाती हैं, जैसे सिंगल सेल्स डिवाइड करती हैं उस प्रकार यह डिवाइड करती हैं। प्रोकैरियोट सेल्स में यह पाया जाता है अमाइटोसिस। सेल डिवीजन, लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, सेल डिवीजन बाय सिंपल क्लीवेज of the nucleus and division of the cytoplasm without involving the formation of spindle and chromosome, बिना कोई स्पिंडल स्ट्रक्चर बना, बिना कोई स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है स्पिंडल की, और विदाउट क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम भी अपीयर्ड नहीं होते हैं, ना तो यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना यहाँ पर क्रोमोसोम अपीयरेंस देखी जाती है। बिना स्पिंडल और बिना क्रोमोसोम के ही यह डिवीजन परफॉर्म होता है। और एक डायरेक्ट टाइप का डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि एक सिंपल क्लीवेज लगता है न्यूक्लियस के अंदर, एक इन्वेजिनेशन, एक क्लीवेज लगता है न्यूक्लियस के अंदर, जहां से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक सेल थी, शुरुआत में यह एक सेल थी जिसमें इसके अंदर वाला ये वाला जो है ये इसका न्यूक्लियस है, और बिल्कुल जो सेंटर में डॉट है डार्क कलर की, ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही इसमें डिवीजन देखेंगे हम, तो ये न्यूक्लियस में यहाँ पर क्लीवेज लगा, क्लीवेज लगने के बाद न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो रहा है, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक इसी समय यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी इन्वेजिनेशन, एक अंदर की तरफ क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, और न्यूक्लियस के डिवाइड होते से ही देन फिर यहाँ पर सेल भी डिवाइड कर जाती है, डॉटर सेल बन जाती है। तो एक सिंपल टाइप का डिवीजन है, डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं सिंपल टाइप का और डायरेक्ट डिवीजन? और अमाइटोसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें माइटोसिस जैसा पैटर्न फॉर्म नहीं होता है। माइटोसिस जैसे पैटर्न से क्या मतलब है कि यहाँ पर क्रोमोसोम की अपीयरेंस नहीं देखी जाती है, और यहाँ पर स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इस टाइप का डिवीजन किस में देखा जाता है? सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माइटोसिस। अब हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस पढ़ रहे हैं। अमाइटोसिस इसलिए देखा, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन अमाइटोसिस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको हमने देख लिया। अब माइटोसिस स्टार्ट कर रहे हैं। समसूत्री विभाजन, हिंदी में कहते हैं इसको समसूत्री विभाजन। किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? डिस्कवर्ड बाय जर्मन एनाटोमिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने एक एनाटोमिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल के अंदर डिस्कवर किया था माइटोसिस को, कि सेल कैसे डिवाइड हो रही हैं। फ्लेमिंग कॉइन्ड टर्म माइटोसिस। जो माइटोसिस टर्म है यह भी फ्लेमिंग के द्वारा दी गई। जो साइंटिस्ट फ्लेमिंग है जिन्होंने माइटोसिस को डिस्कवर किया, जो टर्म है माइटोसिस यह भी फ्लेमिंग के द्वारा दी गई है। और एको टर्म यूज होती है क्रोमेटिन। अभी आगे हम बात करेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। तो ये क्रोमेटिन टर्म भी साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा दी गई है। आल्सो नाउन एज इक्वेशनल डिवीजन। जो माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन है, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। आल्सो नाउन एज इक्वेशनल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है इस वाले माइटोसिस में, समसूत्री विभाजन में, कि क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं एंड दो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब विभाजित हो जाते हैं। दो डॉटर सेल में हाफ हाफ बेच दिए जाते हैं। अब इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं कि जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगी तो क्रोमोसोम संख्या पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में समान होती है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब सेल्स 2n थी, क्रोमोसोम संख्या, माना कि हम एक ह्यूमन सेल, वेजिटल सेल्स की बात करते हैं, ह्यूमन सेल्स हैं एक, जिसमें कि क्रोमोसोम संख्या 46% है, और पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट है। अब सेल इंटरफेस से गुजर चुकी हैं, प्रिपरेशन हो चुकी हैं बिल्कुल डिवीजन के लिए। अब सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस में। तो इक्वेशनल टाइप के डिवीजन से मतलब है कि जब जैसे ही सेल डिवाइड करेगी तो उसकी जो दो डॉटर सेल बनेगी उनमें भी क्रोमोसोम संख्या 46 रहेगी। तो क्रोमोसोम संख्या डॉटर सेल के अंदर पेरेंट सेल की तुलना में सेम, मतलब पेरेंट सेल में भी
क्रोमोसोम संख्या 46 और जो 2 डॉटर सेल्स बनी है उनमें भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। माइटोसिस में हम क्या देखेंगे, माइटोसिस में हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियो टर्म का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, कैरियोकाइनेसिस से मतलब है कि केंद्रक का विभाजन, और देन साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का विभाजन। साइटोप्लाज्म किसका, सेल का, जो सेल डिवीजन शो कर रही है उसका। तो शुरुआत में क्या होएगा, कैरियोकाइनेसिस होएगा, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट केंद्रक के अंदर उसका विभाजन होएगा। देन जब कैरियोकाइनेसिस डन हो जाएगा तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस उसके बाद डन होएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। जो केंद्रक का विभाजन है, केंद्रक का विभाजन भी समझने के पर्पस से हमने 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। कौन कौन से स्टेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये अवस्थाएं हम देखेंगे। जो माइटोसिस डिवीजन है, या बोल सकते हैं अगले बार नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे, दोनों ही टाइप की जो डिवीजन है इनमें जो इनकी स्टेजेस दी गई हैं जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यह स्टेजेस एक डेवलपमेंटली स्टेजेस होती हैं, मतलब एक कंटिन्यूअसली चलने वाली स्टेजेस होती हैं। इनको हम एकदम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम इनको विभाजित नहीं कर सकते कि हाँ जस्ट यहां से यह स्टेज स्टार्ट होगी, क्योंकि यह एक डेवलपमेंट चल रहा रहता है। एक कंटिन्यूअसली सेल में प्रोग्रेसिव टाइप का डिवीजन होता है। कौन से टाइप का, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव से मतलब है कि सेल में लगातार कुछ न कुछ घटित हो रहा है, डिवीजन से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड कुछ न कुछ स्ट्रक्चरल परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ न कुछ उसमें घटित हो रहा है। तो ये एकदम हम इनको लाइन मार्क नहीं कर सकते हैं कि हाँ ठीक यहां से यह प्रोफेज खत्म हो चुकी है और यहां से यह मेटाफेज खत्म हो चुकी है। बस हम हल्का हल्का यहाँ पर मार्केशन देखेंगे, किसी न किसी चीज में परिवर्तन से हम स्टेटमेंट देंगे कि अब मेटाफेज स्टार्ट हो चुकी है। क्यों, क्योंकि यह प्रोग्रेसिव टाइप का डिवीजन है। क्योंकि सेल में ऐसा नहीं होता है कि जब प्रोफेज खत्म हो चुकी है तो अब वहां पर लंच चल रहा है सेल का, या फिर हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अब सेल रेस्टिंग स्टेज में है कि भाई 3-4 घंटे वेट कर लेते हैं इसके बाद मेटाफेज स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब प्रोफेज चल रहा रहता है, प्रोफेज के एंड तक जब प्रोफेज एकदम एंडिंग चल रही रहती है तब यहाँ पर मेटाफेज की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, मतलब मेटाफेज के कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव टाइप का डिवीजन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसमें कैरियोकाइनेसिस की, जिसमें हम देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोफेज। प्रोफेज इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की यह फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट पॉइंट देखा, इट इज लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की लॉन्गेस्ट स्टेज है। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी स्टेजेस देखेंगे, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस में हम प्रोफेज स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोफेज के लिए हमने क्या कमिटमेंट किया, फर्स्ट कि यह फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन की यह फर्स्ट स्टेज है। देन उसके बाद इट इज लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जो केंद्रक का विभाजन है उसकी यह सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। कौन सी, प्रोफेज। किसकी तुलना में लॉन्गेस्ट है, इसके बाद आने वाली कौन सी, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, उन तीनों की तुलना में यह लॉन्गेस्ट स्टेज है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम प्रोफेज के। एनसीईआरटी की कुछ लाइन एनसीईआरटी की है, कुछ लाइन यहाँ पर हमारे द्वारा लिखी गई हैं जो कि एग्जाम की पर्पज से इंपोर्टेंट है। सारी बातें एनसीईआरटी नहीं बोल रही हैं, कुछ इंपोर्टेंट बातें बोल रही हैं, कुछ इंपोर्टेंट बातें हमारी तरफ से ऐड की गई हैं। सभी बातें यहाँ पर स्लाइड में शो नहीं होगी, कुछ मेरे द्वारा बोली भी जाएगी जो आप नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वह इंपोर्टेंट है। हम सिर्फ यहाँ पे इंपोर्टेंट बातें कर रहे हैं, हम इसमें फोकट कहानी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम्स। संघनित क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, जो फैला हुआ था, अब वह पास पास आकर क्रोमोसोम बनाने लग जाएगा। मतलब क्रोमोसोम्स तो बने हुए हैं लेकिन उनकी अपीयरेंस हमको नजर आना शुरू हो जाएगी। जो उनकी अपीयरेंस है वह शो हो जाएगी, कब तक, जब तक कि मेटाफेज नहीं आ जाती। तो प्रोफेज के हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड आ जाएगा, प्रोफेज खत्म हो जाएगी, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे
कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, केंद्रक झिल्ली जो है वह डिसअपियर हो जाएगी। क्या क्या डिसअपियर हो जाएगी? केंद्रक झिल्ली डिसअपियर हो जाएगी। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स, दो क्रोमेटिड्स के अंदर क्रोमोसोम नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कहां से अटैच्ड हैं यह क्रोमेटिड? सेंट्रोमियर से। डायग्राम पे आप एक नजर कीजिए, ये जो यहां पर ब्लैक वाली जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरा सेंट्रोमियरिक रीजन है, सेंट्रोमियरिक रीजन है। अब इसमें एक क्रोमेटिड तो ये है, मैं डार्क लाइन करूंगा इस पे, एक क्रोमेटिड तो ये है जो रेड लाइन चल रही है, एक क्रोमेटिड तो ये रही एक, और सेकंड क्रोमेटिड ये रही। आप बिल्कुल डायग्राम पे नजर रखना, सेकंड क्रोमेटिड ये रही। तो ये दो क्रोमेटिड है जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं हम? सिस्टर क्रोमेटिड। कैसे बनी है ये? सिंथेसिस स्टेज के टाइम। अगर हम बात करें एक सिंगल क्रोमोसोम की, कि जब अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही, नॉर्मल सेल है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम कैसा नजर आएगा? तो उसके अंदर क्रोमोसोम रहता है इस टाइप का, ये इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे हम। ये पूरी एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाई है, ये इसको पूरे को एक क्रोमोसोम बोलेंगे हम। लेकिन लेकिन जब सेल डिवीजन की तैयारियां करेगी तो जब उसमें डीएनए मटेरियल बढ़ जाएगा तो यहां पर हमको क्रोमेटिड देखने को मिलेगी। क्रोमोसोम जो है वह डबल क्रोमेटिड फॉर्म में नजर आएगा। क्रोमोसोम किस फॉर्म में नजर आएगा? डबल क्रोमेटिड फॉर्म में। और यहां पर इसका सेंट्रोमियर रहेगा, मतलब क्रोमोसोम की जो अपीयरेंस रहेगी वह एक्स शेप्ड रहेगी। और इसीलिए हम यहां पर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हम डीएनए की मात्रा दुगनी तो बोलते हैं, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या हम डबल नहीं बोलते हैं, प्लॉइडी नंबर डबल नहीं बोलते हैं। डबल इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जो आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है अभी स्लाइड पर, यह दो क्रोमेटिड के साथ में क्रोमोसोम है। यूजुअली इसमें एक सिंगल क्रोमेटिड पाई जाती है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन करती हैं यहां पर जो डीएनए मटेरियल डबल होता है तब क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड युक्त संरचना हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। तो हम संख्या में क्या बोलेंगे इसको? एक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम की यहां पर क्रोमेटिड बनी है, क्रोमोसोम दो नहीं बने हैं, तो इसके प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं होंगे, प्लॉइडी नंबर वही रहेंगे जितने पहले थे। माना कि यह एक क्रोमोसोम है तो यह एक ही रहेगा, इसको दो नहीं बोलेंगे। आफ्टर देन मेटाफेज, मेटाफेज के बाद जब यह क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएंगे इस सेंट्रोमियर से, कहां से? इस सेंट्रोमियर से, तब हम इनको एक एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बोलेंगे। लेकिन जब तक यह स्प्लिट नहीं हो जाते हैं उससे पहले, हम स्प्लिट होने से पहले इसको सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप नॉर्मली एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे केला। आपने चिपका हुआ केला देखा होगा, एक कि दो केले एक ही छिलके के अंदर प्रेजेंट होते हैं चिपके हुए, तो हम यहां पर क्रोमोसोम के संदर्भ में हम उसको एक ही केला बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब वह स्प्लिट हो जाएगा तो हम उसको दो केले बोलेंगे, टू बनानास। एक बनाना कब बोल रहे थे? जब दो बनाना, जो दो बॉडी है बनाने की, वो एक ही छिलके के अंदर प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं? कि वह एक ही बनाना है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको स्प्लिट कर देंगे, हम उसको तोड़ के दो अलग भागों में डिवाइड कर देंगे, तो हम उसको दो बनाना बोलेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार आप क्रोमोसोम को समझ लीजिए कि डीएनए मटेरियल दुगना तो हो चुका है, लेकिन प्लॉइडी नंबर यहां पर डबल नहीं होएगा। क्रोमोसोम संख्या वैसी ही रहेगी जैसी प्रेजेंट थी पहले से। कितनी? 46। 46 क्रोमोसोम संख्या 46 ही रहेगी, 92 नहीं होएगी, ठीक है। लेकिन जब क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, यहां से, कहां से? सेंट्रोमियरिक रीजन से, यहां से क्रोमोसोम जब स्प्लिट हो जाएगा तब हम इन दोनों आर्म को इंडिविजुअली, हम इन दोनों को एक एक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो शायद आपको बात समझ आ चुकी होगी, अभी आगे और क्लियर हो जाएगी। प्रोफेज की बात कर रहे हैं और आगे और क्या क्या परिवर्तन देखे जाते हैं प्रोफेज के अंदर। सेंट्रियोल नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो सेंट्रियोल बने थे कहां पर? साइटोप्लाज्म में। कौन से स्टेज में? सिंथेसिस स्टेज में। जो इंटरफेस पढ़ी थी हमने, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, वहां पर जो सिंथेसिस स्टेज पढ़ी थी जहां पर डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक उसी प्रकार साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब अब डबल हो जाता है।
तो सेंट्रियोल अब क्या होएगा, सेंट्रियोल में क्या परिवर्तन देखे जाएंगे कि सेंट्रियोल अब मूव कर देगा किस साइड, अपोजिट पोल साइड। सेंट्रियोल नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेल के अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल जाने लग जाएंगे। क्यों जा रहे हैं ये, क्योंकि इनको वहां जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं और स्पिंडल फाइबर्स पर क्रोमोसोम मूव करेंगे। आगे मेटाफेज वाली स्टेज में देखेंगे। सेकंड पॉइंट, द माइटोटिक स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म। माइटोटिक स्पिंडल भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही सेंट्रियोल विपरीत पोल पर जाना स्टार्ट होते हैं, साथ साथ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। माइटोटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे हैं और स्पिंडल बन रहे हैं तो माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, तो माइटोटिक स्पिंडल भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेज का कि जब प्रोफेज की एंडिंग चल रही होती है तब हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। क्या चीजें देखने को नहीं मिलती कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट थे वह डिसअपियर हो चुके हैं। ठीक है, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, डू नॉट शो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डू नॉट शो न्यूक्लियोलस, केंद्रिका नजर नहीं आती, एंड डू नॉट शो न्यूक्लियर एनवलप, केंद्रक की केंद्रक झिल्ली भी नजर नहीं आती, क्योंकि ये चीजें डिसअपियर हो चुकी हैं, यह अब नजर नहीं आती हैं। यही प्रोफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि प्रोफेज की एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सेंट्रियोल विपरीत पोल पर मूव कर चुके हुए। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब डायग्राम पे नजर कीजिए, इस वाले पे, ये जो मैंने सर्कल किया है डायग्राम के, इस वाले डायग्राम पे नजर कीजिए। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में क्लियरली यहाँ पर चीजें शो नहीं हो रही हैं, तो एक अलग से डायग्राम ऐड किया गया है प्रोफेज का। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर स्टार्ट हो चुकी है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी हैं, और क्रोमोसोम जो है वह धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ये सेंट्रियोल, ये येलो कलर में, ये सेंट्रियोल विपरीत पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर जाएगा, ये सेंट्रियोल किधर जाएगा, इधर आएगा यहाँ पर इस पोल पर। और ये वाला सेंट्रियोल, डायग्राम पर नजर रखें बिल्कुल, ये वाला सेंट्रियोल इस वाले पोल पर आएगा। ठीक है, अब दोनों सेंट्रियोल जब पोल पे आ जाएंगे तो ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे पूरे कोशिका के अंदर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर भी आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्पिंडल फाइबर अपीयरेंस देखी जा रही है स्पिंडल फाइबर की। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी वाला डायग्राम कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम अर्ली प्रोफेज थी जहां पर क्रोमोसोम धीरे धीरे क्रोमेटिन नेटवर्क से कंडेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं, और देन लेट प्रोफेज में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमको क्लियरली यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस नजर आ रहे हैं, और क्लियर कहां नजर आएंगे, इससे अगले वाली स्टेज में। ठीक है, तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बेटर डायग्राम ये है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं क्या क्या चीजें जो एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं है, कि यहाँ पर सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं जो विपरीत पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्रोमेटिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही हैं, जो स्पिंडल ट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर जो बन रहे हैं वो भी यहाँ पर अपीयरेंस देखी जा रही है। ठीक है, और क्रोमोसोम धीरे धीरे कंडेंस हो रहे हैं। अब अगली स्टेज देखते हैं हम, मेटाफेज। मेटाफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट देखने, एट दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। कंडेंसेशन कहां पर स्टार्ट हुआ था, प्रोफेज में, कंप्लीट कहां हो रहा है, मेटाफेज में। तो हमने जो बात बोली थी कि यह एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, कोशिका विभाजन जो है वह एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। कहां से स्टार्ट हुआ, प्रोफेज से, कहां तक जाएगा, टीलोफेज तक। हर एक चीज पर्टिकुलरली हर एक स्टेज में घटित नहीं होती है, घटनाएं लगातार घटित होती रहती हैं। ठीक है, एक दूसरी स्टेज में ओवरलैप हो जाती हैं, कि जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कहां स्टार्ट हुआ था, प्रोफेज में, और खत्म कहां हो रहा है, मेटाफेज के अंदर। ठीक है, तो एट दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्रोमोसोम की स्टडी कर पाते हैं यहाँ पर मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, मेटाफेज स्टेज ऐसी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम की क्लियरली स्टडी कौन सी स्टेज में की जाती है, तो क्रोमोसोम की स्टडी मेटाफेज स्टेज में की जाती है। क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है कि क्रोमोसोम यहाँ पर कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, इसलिए उनकी अपीयरेंस अच्छी सी शो होती है यहाँ पर। ठीक है, दे कैन ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम।
काइनेटोकोर किसको बोल रहे हैं? काइनेटोकोर, ये जो क्रोमोसोम देखा था हमने अभी, ये काइनेटोकोर है, ये व्हाइट कलर का काइनेटोकोर है। एक क्रोमेटिड के साथ में एक काइनेटोकोर होता है। ये सेकंड वाली क्रोमेटिड, इसके साथ में सेकंड काइनेटोकोर। तो यहाँ पर जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनी हैं, उनके पास एक एक काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। और काइनेटोकोर ही वह स्ट्रक्चर है, वह जगह है जहां से माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। ये देखो, माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो रही है, यहां से अराइज हो रही है। ये देखो, यहां से आके ये जुड़ेगी। कहां से आ रही है? ये दूसरे पोल से आ रही है, सेंट्रियोल से। और कहां आके अटैच होगी? क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से। इस वाले क्रोमोसोम में भी देखो, ये यहां से यहां से यहां से अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटोकोर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो क्या स्टेटमेंट है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट किसको बोलते हैं? यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेटाफेज प्लेट कहां बनती है? मेटाफेज स्टेज में। और किसे बोलते हैं? द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज के अंदर वह प्लेन जहां पर क्रोमोसोम एक साथ लाइन में अरेंज हो जाते हैं, उसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। मेटाफेज प्लेट एक कोई पर्टिकुलरी जगह नहीं होती है कि इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। मेटाफेज प्लेट हम उसको बोलते हैं जो दोनों पोल के बीच में, ठीक सेंटर के बीच में, जहां पर क्रोमोसोम एक साथ लाइन में अरेंज हो जाए, उसी को हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई क्लियरली अपीयरेंस नहीं होती है, बस यह रीजन है, उस रीजन को हम नाम दे रहे हैं। कौन सा रीजन? जहां पर क्रोमोसोम अरेंज होंगे, तो एक रीजन का नाम है, यह कोई स्ट्रक्चर नहीं है मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अभी डायग्राम में देखेंगे अगली वाली स्लाइड पे। अगला पॉइंट देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलिंक्ड अलोंग मेटाफेज प्लेट। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है ये कि क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलिंक्ड अलोंग मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम देखो आप, ये मेटाफेज का डायग्राम है। ये यहां पर सेंट्रोमियर है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, और ये इधर वाला सेंट्रोसोम है। ये मैं इसको सर्कल करता हूं, ये एक सेंट्रोसोम है। ठीक है, और ये इधर वाला एक सेंट्रोसोम है। और इस सेंट्रोसोम से जो सूरज की तरह रेस निकल रही है, सूरज की तरह जो रेस निकल रही है, सूर्य में जो हम रेस बनाते हैं, इनको हम बोल रहे हैं एस्टर्स। क्या बोल रहे हैं? एस्टर्स। एस्टर्स बोल रहे हैं। ये इधर भी निकल रही है, आराम से देखिए आप डायग्राम को, ये इधर भी रेस निकल रही, इनको एस्टर्स बोलते हैं। और जो बीच में रखा हुआ है वह सेंट्रियोल है। अब फिर इस सेंट्रियोल और एस्टर वाले रीजन से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। और कहां जा रही है? ये काइनेटोकोर को जुड़ रही है। काइनेटोकोर कौन सा? हर एक क्रोमेटिड के पास एक एक काइनेटोकोर है, और दोनों काइनेटोकोर को मिलाकर हम सेंट्रोमेरिक रीजन बोलते हैं, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर रीजन। ठीक है, तो ये काइनेटोकोर से जुड़ रहे हैं स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो किससे जुड़ रही हैं? एक तरफ तो पोल्स से जुड़ रही हैं। कौन से पोल से? जहां पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये किससे जुड़ रही हैं? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से या क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से। ठीक है, तो ये रही मेटाफेज प्लेट। ये एक हल्की सी अपीयरेंस है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये एक रीजन है जिसको नाम दे रखा है। ये प्लेट बनाई है मैंने रेड कलर से, यहां पर ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये कंप्लीट हो गई। ये वाली प्लेट क्या कहला रही है? मेटाफेज प्लेट। क्या कहला रही है? मेटाफेज प्लेट। यही वह प्लेट है जहां पर क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं। देखो एकदम सीक्वेंस में अरेंज है क्रोमोसोम। ठीक है, काइनेटोकोर किससे जुड़े हुए हैं? स्पिंडल फाइबर से, या बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। एक तरफ तो माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ गई हैं, दूसरी तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे जुड़ी हैं? सेंट्रोसोम से। ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख लीजिए। यहां पर ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज से ठीक पहले की स्टेज दी गई है कि क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट की तरफ। ठीक है, अभी वह मेटाफेजिक प्लेट पे नहीं आए हैं, वह अभी मूव कर रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो मेटाफेज स्टेज कंप्लीट। तो मेटाफेज इस वाले डायग्राम में, सेकंड वाले डायग्राम में देखेंगे आप, इस वाले डायग्राम में यहां पर
ये भी इसकी तरह ही है, बस इसको यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया है, डायग्राम को रोटेट कर रखा है। ठीक है, हम इसको इस डायग्राम को ऐसे देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम फर्स्ट वाला डायग्राम ये ऐसे है, अब एनसीईआरटी वाला डायग्राम हम ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी आपको नजर आ रही होंगी कि ये यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल निकलकर काइनेटोकोर से जुड़ रही है, माइक्रोट्यूब्यूल आ रही है और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ रही है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का एक हिस्सा तो काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है और एक हिस्सा सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोसोम से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं, मेटाफेज स्टेज आपको कंप्लीट समझ में आ चुकी होगी। ये सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोल रहे हैं? इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था हमने, सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं? जो क्रोमोसोम के अंदर दो आर्म प्रेजेंट है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं। और दोनों को मिला के एक साथ हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं, एक क्रोमोसोम। जब यह स्प्लिट हो जाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेज में, तब हम इनको अलग अलग क्रोमोसोम बोलेंगे। अभी हम इनको एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। और जो हम यूजुअली क्रोमोसोम की संरचना देखते हैं एक्स शेप, ऐसे कि यह एक क्रोमोसोम, यह एक क्रोमोसोम, इसका यहां पर सेंट्रोमियर, ठीक है, और इधर इसकी दूसरी आर्म, ये वाला क्रोमोसोम हम डायग्राम में बनाते हैं नॉर्मली। तो ये डायग्राम कौन सी स्टेज का है? मेटाफेज स्टेज का। वरना बिना हम अगर मेटाफेज के अलावा टीलोफेज का क्रोमोसोम की बात करें तो वह ऐसा दिखता है। टीलोफेज का क्रोमोसोम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। यूजुअली जो क्रोमोसोम होता है वह कैसा होता है? ऐसा होता है। ये एक्स शेप क्रोमोसोम क्या होता है? ये मेटाफेज स्टेज का क्रोमोसोम है। इसमें डबल क्रोमेटिड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बने हुए हैं, ठीक है। और इसी मेटाफेज क्रोमोसोम को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब ठीक सेंटर के बीच में सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर जो है वह सेंटर से थोड़ा दूर चला चुका है, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक, मतलब जो सेंट्रोमियर है वह टर्मिनल के पास है, टर्मिनल एंड है उसके पास पहुंच चुका है। और जो टीलोसेंट्रिक होता है, सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पर है, ठीक है। ये कंडीशन हम जो सेल वाला चैप्टर है, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, जिसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्टडी करते हैं, वहां पर दे रखा है इन मेटाफेजिक क्रोमोसोम का विभाजन किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि यह किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज की बात हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम समझ में आ गए होंगे कि जो एक्स शेप क्रोमोसोम जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वह मेटाफेज स्टेज का क्रोमोसोम है। वरना यूजुअली क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देता है, जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूं, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं इसकी, एनाफेज। कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं हम, इसमें सारी स्टेज पढ़ रहे हैं। एनाफेज देख रहे हैं हम। एनाफेज के पॉइंट देखते हैं। इच क्रोमोसोम, फर्स्ट पॉइंट, इच क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली and gives two daughter chromatids, now referred to as chromosomes of the future daughter nuclei। देखिए जो बात कर रहे थे हम वो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि इच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली, एक साथ स्प्लिट होते हैं। कहां से? सेंट्रोमियर से स्प्लिट होते हैं। एंड गिव्स टू डॉटर क्रोमेटिड्स, दोनों डॉटर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। नाउ रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। अब हम इनको क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई जो बने हैं, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई जो बनने वाले हैं, उनके क्रोमोसोम बोलेंगे। तो आपके एक डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हम क्रोमोसोम को शुरू में तो एक क्रोमोसोम बोल रहे थे जो एक्स शेप्ड था। क्यों बोल रहे थे एक? क्योंकि उसमें डबल क्रोमेटिड है, उसके हम उसको दो क्रोमोसोम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वह एक साथ जुड़ा हुआ है, वह स्प्लिट नहीं हुआ है। तुम उसको प्लॉइडी नंबर वही रखेंगे जैसा कि वह G1 फेज में था, ठीक है। एस फेज में भी वही, और G2 में भी वही, और मेटाफेज तक भी वही बोलेंगे हम उसको, जितना कि वह 2n था, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही क्रोमोसोम स्प्लिट होएगा, उसके बाद यह अलग अलग क्रोमोसोम की तरह रेफर्ड कर दिया जाएगा। यह जो क्रोमेटिड बने हैं यहाँ पर, जो एक्स शेप क्रोमेटिड थे, जैसे पेन से समझते हैं, ये ऐसे क्रोमोसोम था एक्स शेप, हम इसको क्या बोल रहे थे? एक क्रोमोसोम, ठीक है। कौन सी स्टेज का क्रोमोसोम है? मेटाफेज स्टेज का एक क्रोमोसोम बोल रहे हैं। इसके बाद कितने क्रोमेटिड है? दो क्रोमेटिड है, और बीच में जहां पर जुड़े हैं इनको क्या बोल रहे हैं? काइनेटोकोर। और दोनों काइनेटोकोर जहां पर प्रेजेंट है उसको सेंट्रोमेरिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यह एक क्रोमोसोम है, ठीक है।
अब जैसे ही यह मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होंगे देन एनाफेज स्टेज आएगी। तो एनाफेज स्टेज की क्या खासियत है कि इच क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड गिव्स टू डॉटर क्रोमेटिड। साइमल्टेनियसली ये स्प्लिट हो जाएंगे सेंट्रोमियर से और दो डॉटर क्रोमेटिड मिल जाएंगे। कितने क्रोमेटिड मिल रहे हैं? दो डॉटर क्रोमेटिड। अब इन दोनों इंडिविजुअल डॉटर क्रोमेटिड को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे, एक एक क्रोमोसोम बोलेंगे। जब ये एक शेप में थे तब भी एक क्रोमोसोम बोल रहे थे, अब ये स्प्लिट हो चुके हैं तो इसको भी एक क्रोमोसोम, इसको भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हम मेटाफेज में भी इनको एक क्रोमोसोम बोलते हैं और स्प्लिट होने के बाद दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग एक एक क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, जो क्रोमेटिड थे इस क्रोमेटिड को भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे, इस क्रोमेटिड को भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे। जब दोनों क्रोमेटिड अटैच थे मेटाफेज स्टेज में तब हम इन दोनों को मिला के एक ही क्रोमोसोम बोल रहे थे, स्प्लिट होने के बाद अलग अलग क्रोमोसोम। ठीक है, तो each chromosome split simultaneously and gives two daughter chromatids और now refer to as chromosome of the future daughter nuclei। जो डॉटर न्यूक्लियाई बनने वाले हैं फ्यूचर साइटोकाइनेसिस के बाद, तो हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग क्रोमोसोम बोलेंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। डायग्राम में देखिए, ये जो क्रोमेटिड थे यहां पर कैसे अरेंज थे? एक शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको मेटाफेज स्टेज में। अब चल रहे हैं एनाफेज में। अब देखिए, क्या यहां पर एक शेप्ड है? नहीं, जो एक शेप्ड स्ट्रक्चर थी वह स्प्लिट हो चुकी है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्रोमेटिड जो है वह सेपरेट हो चुके हैं। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। देखिए, यहां थी वो मेटाफेजिक प्लेट, यहां पर क्रोमोसोम नहीं है। अब यहां पर एक शेप में प्रेजेंट थे, ऐसे ऐसे, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं ऐसे, इसी में मर्ज कर रहा हूं मेटाफेज वाला भी, ये ऐसे प्रेजेंट थे लेकिन अब स्प्लिट हो चुके हैं। एक शेप क्रोमोसोम जो मेटाफेज में प्रेजेंट थे, ये देखिए डायग्राम में, ये जो प्रेजेंट थे ये स्प्लिट हो चुके हैं। अब एक एक क्रोमेटिड अपने अपने पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। जो क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, इधर वाले क्रोमेटिड इधर की तरफ जा रहे हैं और इधर वाले क्रोमेटिड इधर की तरफ जा रहे हैं। अब स्ट्रक्चर एक शेप्ड नहीं रही, स्प्लिट हो चुकी हैं और अब हम इनको इंडिविजुअल क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। कितने क्रोमोसोम है? इधर 4 चले गए और इधर भी कितने चले गए? 4। और मेटाफेज के अंदर कितने प्रेजेंट थे? 4। 4 क्यों बोल रहे हैं यहां पर? क्योंकि ये अभी स्प्लिट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मेटाफेज में भी 4 प्रेजेंट थे। ठीक है, यहां देखेंगे तो इधर वाली जो स्प्लिटिंग हुई इसमें कितने जा रहे हैं? 4। और जो सेकंड दूसरा पोल पे कितने जा रहे हैं? 4। तो जो सेल्स बनेगी आगे जाके 2 सेल्स, उनमें कितने कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे? 4 क्रोमोसोम। और इनकी जो पेरेंट सेल थी उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट थे? 4। इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं कि पेरेंट सेल में भी 4 क्रोमोसोम थे। एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेल्स के अंदर। ह्यूमन की सेल्स के अंदर 46 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डायग्राम में क्या हम 46 से शो कर सकते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ 4 क्रोमोसोम लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सेल की स्टार्टिंग थी मेटाफेज में ये 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, कनेक्ट थे पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। ठीक, एनाफेज जैसे स्टेज आएगी तो सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड स्प्लिट हो जाएंगे और हर एक क्रोमेटिड को हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो विपरीत पोल की तरफ क्रोमोसोम का क्लस्टर मूव कर रहा है वो 4 क्रोमोसोम है। इस पोल पर भी 4 है और इस पोल पर भी 4 है, दोनों पोल पर 4 है। और पेरेंट सेल में कितने थे? 4। डॉटर सेल बनेगी तो वो कितने क्रोमोसोम रखेगी? 4 दोनों। तो संख्या सेम है क्रोमोसोम की, पेरेंट सेल में भी 4 थे, जो 2 डॉटर सेल बनी उनमें भी 4। तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, डाउट क्लियर है आपका? अब आगे बढ़ते हैं। एनाफेज स्टेज देख ली हमने, इसके पॉइंट देख लिए कि जो क्रोमोसोम है वह सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो चुका है और दोनों क्रोमेटिड नाउ अब कंसीडर कर रहे हैं हम किस तरह? क्रोमोसोम की तरह। एक और बात, यहां पर मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूवमेंट किस टाइप का होता है। देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल कहां पर जुड़ी हुई है इस क्रोमेटिड के, या अब इसको हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं। क्रोमोसोम के कहां पर जुड़ी हुई है? काइनेटोकोर पर। अब काइनेटोकोर पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ी हुई है, तो जब क्रोमोसोम इसको खींचेगा, जब क्रोमोसोम आगे की तरफ बढ़ेगा, जब सेंट्रोसोम की तरफ इस क्रोमोसोम को खींचा जाएगा तो काइनेटोकोर से जुड़ी हुई है तो काइनेटोकोर से खींचा जाएगा, तो आगे कौन रहेगा? काइनेटोकोर। पीछे कौन रहेगी? आर्म।
आप ऐसे समझिए कि ये एक क्रोमोसोम है, आपको नजर आ रहे हैं दोनों पे, ये एक क्रोमोसोम है, ये जो दोनों के ढक्कन है जहां पर काइनेटोकोर है, ठीक है। अब इस काइनेटोकोर से एक रस्सी बंधी हुई है, या बोल सकते हैं कि वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको खींचेंगे, क्योंकि काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं तो काइनेटोकोर वाले रीजन से ही खींचेंगे। तो जब यहां से खींचते हुए इस क्रोमोसोम को विपरीत पोल की तरफ ले जाएंगे, मतलब अपने अपने तरफ के सेंट्रोसोम अपने अपने तरफ के क्रोमेटिड को काइनेटोकोर से बांधकर खींच रहे हैं। तो जब ऐसे खींचेंगे तो ये जो इसकी आर्म रहेगी ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे था क्रोमोसोम, अब यहां से बीच में से खींच रहे हैं, बीच में से खींचेंगे तो आर्म ऐसे हो जाएगी, अब ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है, ऐसे मूव करेगी, यहां से इसको खींच रहे हैं तो ऐसे मूव करेगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, टीलोफेज। टीलोफेज का फर्स्ट पॉइंट, chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete element। अब जो क्रोमोसोम है वह अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। आइडेंटिटी से क्या मतलब है, क्योंकि हम मेटाफेज स्टेज में हम उनको पहचान पा रहे थे, हम उनकी स्टडी कर पा रहे थे। स्टडी क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि क्रोमेटिड नेटवर्क जो था वह कंडेंस था, संघनित था, लेकिन अब वह अपनी आइडेंटिटी खो देगा। अब जो वह संघनित था वह संघनित से वापिस धीरे धीरे लूज हो जाएगा। पहले कॉम्पैक्ट थे, पहले क्या थे क्रोमोसोम, कॉम्पैक्ट थे, अब वह धीरे धीरे लूज हो जाएंगे, लूज होना शुरू हो जाएंगे तो क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खो देगा। अब हमको क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे, अब हमको क्रोमेटिड नेटवर्क नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर एनवलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। अब न्यूक्लियर एनवलप भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा और क्लस्टर को घेर लेगा चारों तरफ से। न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म। अब न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी बन जाएगी, टीलोफेज स्टेज के एंड तक केंद्रिका बन जाएगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वापिस से बन जाएंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापिस से रिफॉर्म हो जाएंगे, वापिस से इनके अपीयरेंस देखी जाएगी। और जो न्यूक्लियर एनवलप है वह भी इन क्रोमोसोम को चारों तरफ से घेर लेगा, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, ठीक है। अब यह कॉम्पैक्ट नहीं रहेंगे, अब यह संघनित नहीं रहेंगे। तो ये बात हो गई टीलोफेज की। अब कैरियोकाइनेसिस यहां पर खत्म होता है, अब आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस खत्म क्यों होता है, क्योंकि आप डायग्राम में देखिए जो विपरीत पोल की तरफ इधर जो गए थे क्रोमोसोम वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आ चुके हैं और इधर जो क्रोमोसोम आए थे वह न्यूक्लियर, ये जो बनी हुई है चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस हो चुकी है, केंद्रक झिल्ली ने क्रोमोसोम को चारों तरफ से घेर लिया है, क्रोमेटिड नेटवर्क को चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है। तो अब दो केंद्रक नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब सेल्स का साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है, इसको सेल के जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा, केंद्रक डिवाइड हो गया जिसको काइरोकाइनेसिस बोला। अब साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होएगा उसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस के पॉइंट देखते हैं। द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय अ सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दो शब्दों में बात करें तो साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही साइटोकाइनेसिस है। इन एनिमल सेल, अब हम दोनों सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल की भी बात करेंगे, प्लांट सेल की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेल डिवीजन शो करती हैं। लेकिन इनमें जो साइटोकाइनेसिस होता है यह थोड़ा सा अलग अलग टाइप का होता है स्ट्रक्चरली। तो हम पहले बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे होता है कि जो एनिमल सेल में कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, अब दो केंद्रक बन चुके हैं, अब इन दोनों के बीच में से एक फ्यूरो स्टार्ट होगी। डायग्राम में देखिए आप कि एक फ्यूरो स्टार्ट हो चुकी है और वह अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। ये वाला डायग्राम देखिए आप, फर्स्ट वाला कि कैरियोकाइनेसिस डन होने के बाद एक केंद्रक है, एक केंद्रक है। अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है तो यहां से फ्यूरो स्टार्ट हुई, मैं तीर लगा रहा हूं, यहां से फ्यूरो अंदर की तरफ स्टार्ट हुई और यहां से भी फ्यूरो अंदर की तरफ स्टार्ट हुई। डायग्राम में नजर रखिए, यहां से फ्यूरो अंदर की तरफ और यहां से भी फ्यूरो अंदर की तरफ, दोनों ही अंदर की तरफ मूव करते 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 दोनों मिल जाएगी और दोनों मिलके दो अलग सेल में डिवाइड हो जाएगी।
साइटोप्लाज्म इस तरह डिवाइड हो जाता है। क्या है पॉइंट? इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The furrow gradually depends and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two half। धीरे धीरे यह जो फ्यूरो है अंदर डीपली धसती जाती हैं और दोनों तरफ की जो फ्यूरो एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब सेल का जो सेंटर है वहां पर ये दोनों मिल जाएगी और अब सेल का साइटोप्लाज्म दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस डन होता है। अब देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इन प्लांट साइटोकाइनेसिस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इन प्लांट साइटोकाइनेसिस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ वॉल इन द सेंटर ऑफ सेल्स कॉल्ड सेल प्लेट। मतलब प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वह कैसे स्टार्ट होता है? वॉल के फॉर्मेशन से। कैसे स्टार्ट होता है? वॉल, सेल वॉल के फॉर्मेशन से। यहां पर साइटोकाइनेसिस कैसे? सेल वॉल के फॉर्मेशन से। एनिमल सेल में कैसे हो रहा था? फ्यूरो में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूरो बन रही थी दोनों तरफ से और दोनों सेंटर पे जाके एक दूसरे को ज्वाइन कर रही थी। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ वॉल, वॉल का फॉर्मेशन होता है इन द सेंटर ऑफ सेल्स, सेल्स के सेंटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस वॉल के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इस सेंटर को सेल प्लेट। आप डायग्राम में देखिए, ये यहाँ पर गोल्जी वेसिकल्स अरेंज हो रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पर वॉल बन जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोग्रेस होगी डायग्राम में, ये सेल प्लेट बोल रहे हैं हम इसको। सेकंड डायग्राम में ये सेल प्लेट, और देन जैसे ही आगे फिर इसमें डेवलपमेंट होएगा तो क्या हो जाएगी? दो सेल बन जाएगी, ये वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक वॉल तो यह जो मोटी मोटी सी नजर आ रही है ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की, एक वॉल तो यह, और दूसरी वॉल यह इधर डार्क ग्रीन कलर की, और अंदर जो एकदम थिन ग्रीन कलर की वो क्या है? मेम्ब्रेन है। लेकिन बाहर जो मोटी है डार्क ग्रीन कलर की वो क्या है? वॉल है। तो ऐसे वॉल का निर्माण होता है। डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम पर नजर डालिए कैसे आती है सेल, कि यहाँ पर ये क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम इधर है, एक क्लस्टर इधर है, मतलब कैरियोकाइनेसिस डन हो चुका है। अब यहाँ पर बीच में क्या हो रही है? ये वेसिकल, ये वेसिकल अरेंज हो रही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की गोल्जी वेसिकल अरेंज हो रही है। देन नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, सेकंड डायग्राम में कि धीरे धीरे सेल प्लेट का निर्माण स्टार्ट हो चुका है। और जो आखिरी डायग्राम में उसमें आप देखेंगे कि कंप्लीट यहाँ पर सेल वॉल बन चुकी हैं और दोनों सेल स्प्लिट हो जाएगी अब, और इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेल प्लेट, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स द मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है? मिडल लेमिला रिप्रेजेंट करती है दो एडजेसेंट सेल के बीच में, दो एडजेसेंट जो पास वाली सेल से उनकी वॉल के बीच में यह मिडल लेमिला रिप्रेजेंट करती है। कौन? सेल प्लेट। कैसे बन रही है? क्योंकि गोल्जी वेसिकल बीच में अरेंज हो रहे हैं और यह धीरे धीरे अरेंज होकर डेंस हो जाएंगे और यहाँ पर सेल वॉल बन जाएगी। थर्ड पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल। जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का एंड आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब यह चलेगा, इसका एंड आ जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, यह क्या हो जाएंगे? एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आधे आधे रीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आधे इस साइड चले जाएंगे, आधे इस साइड चले जाएंगे। सेकंड डायग्राम में देखिए, जैसे ही यहाँ पर सेल प्लेट बनेगी तो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वह आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रिया इधर चले जाएंगे, थोड़े बहुत इधर आ जाएंगे, प्लास्टिड भी हाफ हाफ हो जाएंगे और दो सेल बन जाएगी। ये यहाँ पर सेल वॉल बन चुकी है, दो सेल रेडी आपको नजर आ रही हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि प्लांट सेल में कभी कभी यह देखा जाता है कि जो ये साइटोप्लाज्म के जो सेल ऑर्गेनल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये तो डिवाइड एकदम इक्वेशनल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर बराबर बराबर तो नहीं बढ़ते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रक तक विभाजित नहीं होता है, मतलब इनमें सेल प्लेट बनती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे नारियल,
इनमें क्या होती है, इसका जो एंडोकार्प होता है, जो लिक्विड एंडोकार्प होता है, ठीक है, लिक्विड एंडोकार्प होता है, उसमें पॉलीन्यूक्लियस देखे जाते हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोइडी कंडीशन देखी जाती है, एक से अधिक न्यूक्लियस का होना, ठीक है, क्योंकि वहां पर सेल प्लेट नहीं बनी है, वहां पर साइटोकाइनेसिस डन नहीं हुआ है। अब साइटोकाइनेसिस डन नहीं होएगा तो कैरियोकाइनेसिस तो डन हो चुका है, केंद्रक तो 2 बन चुके हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस अगर डन नहीं होएगा तो एक सेल के अंदर ही हमको एक से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, तो सिंसिशियम स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। और यह इसका एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं हम, नारियल के लिक्विड एंडोकार्प का, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब फाइनली हम सिग्निफिकेंस देखते हैं माइटोसिस के। माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है, अब इसके सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होते हैं माइटोसिस के, क्या फायदे हैं एनिमल के अंदर कि समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट देख रहे हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ माइटोसिस डिवीजन से होती है। आप याद कीजिए एक रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों का फ्यूजन होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट बनता है और जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है, मोड्यूला ब्लास्टुला स्टेजेस आती हैं, गेस्टुला स्टेजेस आती हैं, और धीरे धीरे उसमें ऑर्गेनल्स बनते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, लाइफ की स्टार्टिंग शुरुआत कहां से हुई, एक सिंगल सेल से, जाइगोट से, और जाइगोट में धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन होते जाते हैं और सेल्स अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेती हैं, और सेल्स जो एक सेल से जो लाइफ स्टार्टिंग की थी, धीरे धीरे लार्ज पॉपुलेशन मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं एक कंप्लीट फीटस के अंदर, बेबी के अंदर जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तब तक उस बेबी के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती हैं, लेकिन शुरुआत में कितनी थी, एक सेल। ये नतीजा किस वजह से हुआ, ये जो एक सेल से इतनी सेल बनी क्यों बनी, क्योंकि उसमें माइटोसिस डन हुआ है। तो एनिमल की ग्रोथ किससे होती है, माइटोसिस से। सेकंड पॉइंट, a very significant contribution of mitosis is cell repair। सेल रिपेयर में भी माइटोसिस का योगदान है। आपकी कहीं चोट लगती है तो वहां की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, डैमेज सेल तो क्लोटिंग के रूप में बाहर निकल जाती हैं, क्लोटिंग बना लेती हैं, तो नई सेल्स उस क्लोटिंग के नीचे, जो आपकी क्लोटिंग जमती है ऊपर, उस क्लोटिंग के नीचे प्रोग्रेस चल रहा रहता है सेल्यूलर डिवीजन का। आपका जो वाउंड है, आपका जो घाव है, उसकी मरम्मत चलती है किसके नीचे, उस क्लस्टर के नीचे, जो हार्ड कवरिंग होती है, जो क्लोटिंग होती है ब्लड की, उस क्लोटिंग के नीचे सेल्यूलर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और आपके घाव को भर लिया जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये माइटोसिस की वजह से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल, वही बात है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल लाइक एपिडर्मल सेल, ब्लड सेल, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन। क्या उसके बाद सेल डिवीजन होता है, नहीं। तो क्या होता है भाई, आरबीसी से आरबीसी तो नहीं बनती है, लेकिन वो कहीं से तो आ रही है, रेड बोन मेरो से तो आ रही है, वहां तो सेल डिवीजन होता है, वहां तो लाल अस्थि मज्जा में वहां के फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है वहां से, और धीरे धीरे वहां से आरबीसी बन बन के निकलती रहती है। तो ये किससे हुआ, माइटोसिस से हुआ। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स किसकी वजह से हो रहा है, माइटोसिस की वजह से हो रहा है। तो एपिडर्मल सेल्स, जो स्किन की सेल्स, आपने देखा होगा आपकी होठ फटते हैं, वहां की सेल्स रिमूव होती रहती हैं, नई सेल्स आती रहती हैं, तो ये माइटोसिस से हो रहा है। गट ऑफ लाइनिंग, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, गट जो है आपकी एलिमेंट्री केनाल है, उसकी सेल्स भी टाइम टू टाइम रिमूव होती रहती हैं और माइटोसिस के द्वारा नई सेल्स आती जाती हैं। तो माइटोसिस का यहां पर विशेष योगदान है। नेक्स्ट क्या है इसका, देखते हैं अगला पॉइंट, इट therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने में भी माइटोसिस का विशेष योगदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोसिस डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, प्लांट के अंदर की बात कर रहे हैं कि माइटोसिस डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइक एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, ठीक है, result in a continuous growth of plants throughout their life। प्लांट अपनी लाइफ के दौरान, पूरी लाइफ के दौरान कुछ न कुछ ग्रोथ करते ही रहते हैं, मोटाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। तो ये किस वजह से बन रही है, ये किस वजह से हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ किस वजह से हो रही है,
माइटोसिस की वजह से, समसूत्री विभाजन की वजह से। तो ये इतने सारे पॉइंट हो गए हमारे, सिग्निफिकेंस हो गए माइटोसिस के। ठीक है, ये माइटोसिस के सिग्निफिकेंस है सारे। तो माइटोसिस का हमारे और प्लांट की, एनिमल्स और प्लांट की लाइफ में एक विशेष योगदान होता है कि यह ग्रोथ करवाने में मदद करता है, रिपेयरिंग में मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मियोसिस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर की जल्दी से रिकॉल करते हैं हम क्या क्या पढ़ा हमने। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जल्दी से। हमने देखा था यहाँ पर, हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि हम इस लेक्चर में अमाइटोसिस और माइटोसिस देखेंगे। अमाइटोसिस हमने पढ़ा कि यह एक डायरेक्ट डिवीजन होता है जिसमें कि माइटोसिस पैटर्न फॉलो नहीं होता है, स्पिंडल नहीं बनते हैं और यहाँ पर क्या नहीं बनता, क्रोमोसोम की अपीयरेंस नहीं होती है। ठीक है, इसको अमाइटोसिस बोला था और किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट रिमेक ने। देन उसके बाद हमने माइटोसिस स्टार्ट किया था। माइटोसिस किसने डिस्कवर किया, जर्मन एनाटोमिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने, एनिमल सेल्स के अंदर। और इक्वेशनल डिवीजन कहा जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ा। कैरियोकाइनेसिस में हमने केंद्रक का विभाजन पढ़ा जिसमें हमने क्या देखी, प्रोफेज स्टेज देखी, फर्स्ट स्टेज। देन उसके बाद हमने देखी मेटाफेज जिसमें मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। और देन उसके बाद हमने देखी एनाफेज स्टेज जिसमें एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो एक्स शेप्ड क्रोमोसोम थे वह स्प्लिट हो जाते हैं और जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई है वहां पर क्रोमोसोम क्लस्टर पहुंच जाते हैं विपरीत पोल पर। ठीक है, देन उसके बाद टीलोफेज। टीलोफेज में हमने देखा कि यहाँ पर दोबारा से सेलुलर ऑर्गेनल जैसे न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म हो जाती है और जो क्लस्टर है क्रोमोसोम का वह अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है। देन उसके बाद हमने देखा साइटोकाइनेसिस एनिमल के अंदर कैसे होता है कि नॉर्मल फ्यूरो बनती है जिससे साइटोकाइनेसिस होता है, और प्लांट के अंदर कैसे होता है, सेल प्लेट बनकर सेल वॉल बनती है जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर साइटोकाइनेसिस डन होता है। उसके बाद हमने देखा सिग्निफिकेंस माइटोसिस कि माइटोसिस के क्या क्या मुख्य मुख्य सिग्निफिकेंस होते हैं। एक बार इसको इस डायग्राम से भी कोरिलेट कर लेते हैं, जो डायग्राम था हमारा सेल साइकिल वाला। ठीक है, अब आज पिछला लेक्चर और आज वाला लेक्चर हम दोनों एक साथ मर्ज कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी जीवन फेज की, कि सेल को डिवाइड होना है। सेल यहां से स्टार्ट हुई, कहां से, यहां से स्टार्ट हुई, जीवन से। जीवन से स्टार्ट हुई, सेल ने तैयारियां की डिवीजन की, अपने सेलुलर ऑर्गेनल्स बढ़ाए और सेल इंटर कर गई एस फेज में। एस फेज में इंटर करने के बाद सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन किया, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद यह इंटर कर जाती है G2 फेज में, गेप 2 फेज में। ठीक है, और यहाँ पर ये बाकी के और भी आरएनए और जो स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड प्रोटीन होते हैं उसने ये यहाँ पर बना लिए। कौन सी अवस्था में, G2 अवस्था में। क्या क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण किया जो कि स्पिंडल फाइबर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और आरएनए बनाया, और भी सेलुलर अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स यहाँ पर बनते हैं। अब G1, S और G2 ये तीनों क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस कंप्लीट मतलब सेल ने डिवीजन के लिए तैयारियां कर ली हैं। अब सेल प्रॉपर रूप से कंप्लीटली तैयार है डिवाइड होने के लिए। अब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा माइटोसिस मतलब G2 के बाद वाली अवस्था। कौन सी अवस्था, एम फेज, जिसमें क्या पढ़ा हमने, माइटोसिस। माइटोसिस की क्या क्या स्टेजेस देखी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। देन अब सेल यहां पर दो बन चुकी हैं। स्टार्टिंग में एक सेल चली थी, अब सेल्स कितनी बन चुकी हैं, दो सेल बन चुकी हैं। ठीक है, तो एक सेल से दो सेल बन चुकी हैं। माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम संख्या इक्वल। तो ये हो गया माइटोसिस की बात। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मियोसिस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।